हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश के इस डेली करंट अफेयर्स Q&A वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके क्या जवाब होंगे और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स क्या रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, शुरू करेंगे आज के पहले सवाल के साथ। और पहला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। राष्ट्रमंडल सचिवालय मध्यस्थता न्यायाधिकरण CSAT के सदस्य के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? और सही जवाब है ऑप्शन बी, KS राधाकृष्णन। देखिए, ये जो राष्ट्रमंडल सचिवालय मध्यस्थता न्यायाधिकरण है, CSAT इसे कहते हैं। इंग्लिश में अगर हम कहेंगे इसे तो ये होता है कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट एपिलेट ट्राइब्यूनल। इसमें मेंबरशिप के लिए भारत की तरफ से अब KS राधाकृष्णन को जो है इसमें नियुक्त किया गया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा इसका बैकग्राउंड कि इससे पहले जो हमारे अभी के जो जस्टिस हैं AK सीकरी, उन्होंने इसके ऊपर जो है अपनी रजामंदी दी थी कि वो चले जाएंगे CSAT में, यानी कि राष्ट्रमंडल सचिवालय मध्यस्थता न्यायाधिकरण में भारत की ओर से सदस्य नियुक्त किए जाएंगे वहाँ पे। लेकिन तभी उस समय CBI की जांच चल रही थी और CBI के जो डायरेक्टर थे आलोक वर्मा, वो थे जांच के घेरे में, इन्हें हटाया गया। मैंने सारी चीज़ें आपको, ये जो सारी कहानी है मैंने आपको पुराने वीडियो में बताई है कि कैसे आलोक वर्मा को हटाया गया। उसके लिए कमेटी बैठी थी। कमेटी में कौन कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे। CJI ने इस बेंच से खुद को अलग कर दिया, उनकी जगह AK सीकरी थे। फिर 2-1 से जो है बहुमत से आलोक वर्मा को CBI चीफ से हटाया गया। और चूंकि AK सीकरी के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये इसके भी सदस्य बनेंगे, तो लोगों का आरोप था कि इन्होंने सरकारी दबाव, चूंकि वो इस पोजीशन के लिए जाएंगे इसलिए सरकार का साथ दिया, और ये देखते हुए इन्होंने वहां से बैकआउट कर दिया कि मैं नहीं, अगर गवर्नमेंट को भेजना है किसी और को भेजे, मैं नहीं जाऊंगा। और उसके बाद अब जाके गवर्नमेंट की तरफ से KS राधाकृष्णन को जो है, जो कि पूर्व जो हमारे जो है जस्टिस हैं, रिटायर्ड जस्टिस हैं KS राधाकृष्णन, उन्हें यहाँ के जो है नियुक्ति दी गई है CSAT में, सेक्रेटरीट ट्राइब्यूनल में। अब अगर इसकी बात करें तो ये है KS राधाकृष्णन। इनका जो वहाँ पोजीशन होगा, जो वो मेंबरशिप रहेंगे, वो रहेंगे 1 जून 2019 से 31 मई 2023 तक, यानी ये 4 साल के लिए जो है इनका जो टोटल कार्यकाल होगा। ये जो राष्ट्रमंडल सचिवालय है, इसका जो मुख्यालय होता है वो होता है लंदन में, और लंदन के ऑफिस में ही ये जो है 4 साल तक अब काम करेंगे। अगर इस मुख्यालय के जो सचिवालय है इसके बारे में और बात करें तो इनकी स्थापना जो थी वो 1965 में हुई थी। ये एक अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंट एजेंसी है, और जो इसके जितने भी सदस्य देश हैं, 53 सदस्य देश हैं राष्ट्रमंडल देशों में, इन देशों के बीच अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। उसके बाद ये उन दोनों देशों के बीच सुलह करवाता है। ये जो न्यायाधिकरण है, ये जो एपिलेट ट्राइब्यूनल है, इसमें अध्यक्ष सहित 8 सदस्य होते हैं। उनमें से एक सदस्य अब ये भी बने हुए हैं, और हर सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है, इसलिए इनका भी जो कार्यकाल होगा वो 4 वर्षों का होगा। आज का अगला सवाल, भारत को इनमें से किस संस्था का पर्यवेक्षक फिर से चुना गया? और सही जवाब है ऑप्शन डी, आर्कटिक काउंसिल या आर्कटिक परिषद। आर्कटिक परिषद का अभी हाल ही में 11वां एक मंत्री स्तरीय बैठक हुआ, और जिसमें, और वो कहाँ पे बैठक हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि आर्कटिक काउंसिल का 11th जो अभी समिट हुई, बैठक हुई, मंत्री स्तरीय मिनिस्टेरियल जो अभी बैठक हुई, वो कहाँ हुई? तो ये हुई फिनलैंड के रोवानिएमी में, और वहाँ पे भारत को फिर से आर्कटिक परिषद का जो है पर्यवेक्षक चुना गया। देखिए, ये जो आर्कटिक परिषद है ये विशेष रूप से सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दे को लेके आर्कटिक देशों, क्षेत्र के स्वदेशी समुदायों और अन्य निवासियों के बीच सहयोग, समन्वय और बातचीत को बढ़ावा देता है। साथ ही ये जो आर्कटिक परिषद है या आर्कटिक काउंसिल है, ये एक इंटर गवर्नमेंट फोरम है जो आर्कटिक सरकारों और आर्कटिक के स्वदेशी लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों को संबोधित करता है। आपको पता होगा कि आर्कटिक जो है वो बेसिकली ये जो भी वहाँ अगल बगल के जो लोग हैं, जो नेबर कंट्रीज़ हैं, उनको मिला के ये एक आर्कटिक कंट्री, ये परिषद बनाया गया। और इसीलिए आर्कटिक परिषद आर्कटिक देशों, आर्कटिक स्थानीय समुदायों, अन्य आर्कटिक वासियों के साथ एक साझा मुद्दों पर सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देता है। अगर आर्कटिक काउंसिल की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी आर्कटिक परिषद की, वो हुई थी 1996 में ओटावा घोषणा पत्र यानी ओटावा डिक्लेरेशन के द्वारा इसकी जो है स्थापना हुई थी 1996 में, और उस समय 8 देशों के साथ मिलके इसका शुरुआत हुआ था।
इस परिषद में जो सदस्य देश हैं उसके अलावा पर्यवेक्षक देश भी होते हैं, और भारत को इससे पहले पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त था। 2013 से भारत जो है इसका पर्यवेक्षक बना हुआ और फिर जाके इसे जो है पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। आर्कटिक देशों की अगर बात करें तो इसके जो सदस्य देश हैं वो हैं कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन, अमेरिका, ये सारे इसके सदस्य हैं। और इसलिए जो मैंने कहा कि वो ऐसे देशों का ही ग्रुप है जो आर्कटिक सब कॉन्टिनेंट के आसपास ही रहते हैं। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पर। चीन के मोबाइल के प्रवेश को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव किस देश के आयोग के पास विचाराधीन है? और सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका। देखिए, अमेरिका के सीनेटर हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव को यहाँ का जो फेडरल कमीशन है उसके पास इस प्रस्ताव को लेकर आया कि चूंकि चीन के जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं इस सब में कहीं ना कहीं अमेरिका को चीन से खतरा होता है कि वो यहाँ के डेटा को किसी तरह चोरी करके या यहाँ पे वो और भी ज़्यादा अपने सामानों को यहाँ डंप कर सकता है, अपने मोबाइल फ़ोनों को, और इसके तहत हो सकता है कि कोई जासूसी भी हो। और इसी क्रम में उन्होंने हुआई जो मोबाइल फ़ोन है उसका भी नाम लिया कि इसकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है अमेरिका में, और इसीलिए अमेरिका को इसे बैन कर देना चाहिए। तो ये एक प्रस्ताव है जो कि फेडरल कमीशन के पास अभी लंबित है और जिसके ऊपर वोटिंग होनी है। अगर ये वोटिंग में पास हो गया तो फिर अमेरिका में जो चीन से जितने भी मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल होंगे वो सारे बंद हो जाएंगे, वहाँ पे अब चीनी मोबाइल जा नहीं सकेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन यूएस के पास अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर ऐसा होगा तो मैं बता रहा हूँ कि इंटरनेशनली इसके बहुत बड़े इम्पैक्ट आएंगे। पूरा का पूरा जो ट्रेड सिस्टम होगा उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क होगा कि क्या अभी भी WTO की अहमियत है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अहमियत है। क्योंकि अगर आप किसी ट्रेड से अगर आप किसी को रोक रहे हैं, किसी के साथ बायसनेस हो रहे हैं, तो वो सीधे सीधे WTO का जो है वो उल्लंघन होगा। फिलहाल हम बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पर। एयर हेल्प द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? और सही जवाब है ऑप्शन ए, हमाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा, कतर। देखिए, ये जो एयर हेल्प है ये एक्चुअली क्या होता है, जो भी पैसेंजर होते हैं हमारे जो एयरपोर्ट के थ्रू जाते हैं, जो हवाई जहाज़ का सफ़र करते हैं, तो ऐसे जो पैसेंजर्स हैं उनके राइट को लेके ये काम करती है। राइट इस सेंस में कि अगर मान लीजिए कि आपका टिकट है फ्लाइट का और फ्लाइट ने अचानक अपना कैंसिल कर दिया अपने फ़्लाइट को, तो ये जो एयर हेल्प है ये उस फ्लाइट के जितने भी कस्टमर थे, जो लोग वहाँ जा रहे हैं, जो पैसेंजर जा रहे हैं, उनको पूरी की पूरी पैसे वापस हो उसमें, और उन्हें किस तरह की सुविधा दी जाए, तो इसके लिए वो लगातार उन अधिकारों के लिए लड़ता है। तो इन्हीं सारे डेटा के ऊपर उन्होंने ये एक डेटा निकाला और उसमें बताया कि कतर का जो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो नंबर 1 है, टोक्यो ये नंबर 2 है, एथेंस नंबर 3, अल्फांसो पेनो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नंबर 4 पे। तो ऐसे उसने टॉप 10 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लिस्ट निकाला जिसमें भारत की तरफ से सिर्फ एक नाम आया है और वो है हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि 8वें स्थान पर है टॉप 10 में। वहीं अगर सबसे खराब की बात करें तो न्यू जर्सी हब जो कि USA का है वो उसने सबसे खराब हवाई अड्डा डिक्लेयर किया। और अब आज का अगला सवाल, रात में लड़ने की क्षमता से लैस कौन सा टैंक को भारत ने रूस से खरीदने हेतु समझौता किया? और सही जवाब है ऑप्शन डी, T-90 भीष्म। T-90 भीष्म इंडियन आर्मी की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत जल्द ही भारत 464 ये टैंक को रूस से खरीदेगा और ये सभी टैंक जो है 2022 से 26 तक इंडिया के पास आ जाएंगे। और ऐसा कहा गया है कि ये सारे जो टैंक होंगे उसे पाकिस्तान के बॉर्डर के पास ही उसे लगाया जाता है, क्योंकि उसमें नाइट विजन से हम वो देख सकते हैं कि कोई हमारे बॉर्डर को क्रॉस तो नहीं कर रहा है मैनुअली। और हमारे पास 3-4 लेयर के अब ये काम शुरू होंगे। एक तो मैनुअली हो रहा है, कुछ सैटेलाइट से होगा, अब कुछ टैंक के थ्रू होगा। तो ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है तो उस पर ये बहुत बड़ी एक रोक लगाएगा T-90 भीष्म। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने एंटी फेक न्यूज़ बिल पास किया? और सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंगापुर। सिंगापुर में ये जब एंटी फेक न्यूज़ बिल को इन्होंने पास किया तो बहुत ही बड़ा वहाँ पे फ्यूरोर हुआ लोगों की तरफ से कि लोग अब वहाँ पे इसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि ये सारी पावर जो है गवर्नमेंट के पास जा रही है, क्योंकि ये जो एंटी फेक न्यूज़ बिल है इसमें कुछ ऐसी बातें, इसमें कुछ ऐसे रूल लिखे गए हैं जिसमें वो सीधे सीधे सरकार के मंत्रियों को राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक वित्त, सार्वजनिक सुरक्षा और सिंगापुर अन्य देशों के में मैत्रीपूर्ण संबंधों और सरकार में जनता के विश्वास के कमजोर होने से बचाने के लिए कार्य करने का अधिकार देता है। यानी सारी चीज़ें
अगर आपके ऊपर अब कोई भी मिनिस्टर, कोई भी वहाँ का ऑफिशियल आपके ऊपर क्लेम कर सकता है कि आपने इन सब चीज़ों के विरुद्ध कोई काम किया और इसीलिए आपके ऊपर ये केस लगाया जा सकता है। यानी ये एक ऑटोक्रेटिक रूल हो जाएगा कि सीधे सीधे जो सरकार है, जो उनके मंत्री हैं, जो उनके ऑफिशियल हैं, उनके पास एक ऐसे पावर को दे देना जो पावर आपके राइट को, आपके फंडामेंटल राइट को कर्टेल करता है। और ना सिर्फ ये कर्टेल करता है और ना सिर्फ ये फंडामेंटल राइट है, बल्कि ये ह्यूमन राइट को भी जो है वहाँ पे इस तरह से काम करने से ये रोकने वाला एक बिल है। साथ ही ये कहा कि अगर उन्होंने फेक न्यूज़ संबंधी कोई भी उन्होंने अगर नियम कानून दिए हैं या कोई भी ऐसा वो आपको रोक टोक करता है, उन आदेशों का अगर आप पालन नहीं करेंगे तो उसमें जुर्माना और जेल शामिल हो सकता है। साथ ही इसके पास ये अधिकार है वहाँ के मंत्रियों के पास कि वो फेसबुक, ट्विटर या कोई भी ऐसे सोशल मीडिया साइट हैं जिससे वो जवाब तलब मांग सकता है कि आपने अब तक ये फेक न्यूज़ पे कंट्रोल क्यों नहीं लगाया। आपको बता दो इसका बैकग्राउंड, सिंगापुर में जितने भी लोकल न्यूज़, बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं या मीडिया आउटलेट हैं, उस सब पे सिंगापुर गवर्नमेंट का जो है एक तरह से कंट्रोल होता है। इसीलिए जब मैंने बात की थी आपसे किस बात में, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में, जब इंडिया का रैंकिंग बताया था, और जो इसे कौन निकालता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, आप लोग इसे ध्यान पे रखिए। उस 180 देशों में 151वें स्थान पे सिंगापुर है। यानी आप समझ सकते हैं वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू टॉक, फ्रीडम टू प्रेस कितना कम है। और ये एक नया टूल अभी आ गया है फिर से सिंगापुर के जो है ऑफिशियल हैं उनके पास। और अब आज का अगला सवाल, भारत में आधुनिक कानूनी शिक्षा के जनक का नाम बताएं जिनका हाल ही में निधन हो गया। और सही जवाब है ऑप्शन सी, एन.आर. माधव मेनन। इन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया था, जो सिर्फ 3 साल का जो LLB डिग्री होती थी उसको इन्होंने 5 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स बनाया था। और इन्होंने इस जो प्लान था इसको मूट इन्होंने किया था। ये इन्हें शिक्षा, आधुनिक कानूनी शिक्षा जगत का भारत में जनक कहा जाता है। उनका निधन हाल ही में हो गया, 84 साल के थे। 2003 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। 12 से अधिक किताबें उन्होंने अपने लाइफ टाइम में, चाहे वो लीगल हो या नॉन लीगल हो, उन्होंने लिखी थी। और अब आज का अगला सवाल और अंतिम सवाल, फेसबुक ने व्हाट्सएप पे लॉन्च से पहले किस शहर को अपना केंद्र बनाया। और सही जवाब ऑप्शन ए, लंदन। लंदन पे अभी क्या है कि आप सबको पता ही होगा, न्यूज़ में पढ़ा होगा कि व्हाट्सएप जो है अपना एक पेमेंट गेटवे शुरू करने जा रहा है। जैसे कि हमारे पास पेटीएम है, फ़ोनपे है, आपके पास गूगल पे है, वैसे ही व्हाट्सएप पे एक पेमेंट गेटवे लॉन्च होगा। और चूंकि इसको लॉन्चिंग से पहले इसने, फेसबुक ने अपना इसका जो एक केंद्र बनाया है वो बनाया है लंदन में। लंदन में इसीलिए क्योंकि वो इसके पीछे ये दलील दी गई कि लंदन में अमेरिका से ज़्यादा फेसबुक यूज़र हैं जो फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं। साथ ही लंदन एक मल्टी कल्चर का एक अड्डा है जहाँ पे तरह तरह के लोग जो है वहाँ पे काम करने को मिल जाते हैं। और उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं इंडिया से हैं। आप सबको पता है कि व्हाट्सएप का अगर 1.5 बिलियन लोग जो इसे यूज़ करते हैं, उनमें 200 मिलियन से अधिक लोग सिर्फ भारत में हैं। तो इसीलिए उन्होंने लंदन को अपना बेस बनाया ताकि व्हाट्सएप पे को रोल आउट करने से पहले पूरी तरह से इंडिया के मार्केट को समझे, इंडिया को समझे, फिर उसे लॉन्च करे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि RBI ने एक नोटिफिकेशन बताया था कि जो भी इंडिया में पेमेंट गेटवे स्टार्ट करेगा उसका जो सेंटर होगा वो इंडिया में ही होगा और इस इंडिया के सारे रूल के साथ अडेयर करना पड़ेगा। हालांकि व्हाट्सएप ने कहा तो था कि हम सारे रूल को अडेयर करेंगे, लेकिन चूंकि अब उनका जो सेंटर है वो वहाँ पे है, तो अब देखेंगे कि इस मामले में आगे फेसबुक क्या काम करता है। तो दोस्तों यही खत्म करेंगे आज के इस सेगमेंट को, बढ़ेंगे अगले सेगमेंट पे जहाँ पे मैंने आपसे एक सवाल पूछा था उसका आपको जवाब बताएंगे और आपके लिए एक नया सवाल होगा। मैंने पूछा था हाल ही में कौन दुनिया में सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले राजनेता बने, और सही जवाब है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप को पीछे छोड़ते हुए अब नंबर 2 पोजीशन पे पहुंच गए हैं। अगर सारे सोशल मीडिया को देखें तो नंबर 1 पे अभी बराक ओबामा है, जो कि सबसे बड़े पॉलिटिशियन हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले वो विश्व भर में, और अब नंबर 2 पे आ गए हैं नरेंद्र मोदी। और अब एक सवाल जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देना है, इनमें से कौन भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां शराब की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध है। आप अपने जवाब को हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के दें। साथ ही इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो इसे आप लोग अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें। अब तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।